हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन कंप्लीट किया है, उसके एमसीक्यूज़ डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़िए क्योंकि सभी स्टेट में किसी न किसी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये एमसीक्यूज़। इस समय हम लोग मिडवाइफरी के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं। मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का सारा पोर्शन है वो डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है फीटल हार्ट रेट की किस समय, लेबर के समय। तो ऑप्शन आर 80 to 10 beat per minute, option B 110 to 160 beat per minute, option C 170 to 200 beat per minute, option D 60 to 80 beat per minute. Now right answer is 110 to 60 beat per minute. Next question, which hormone stimulates uterine contraction and milk injection during breastfeeding? क्या है कि कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और मिल्क इंजेक्शन के समय में रिलीज होता है। तो नो ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। नाउ राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन है क्या, कहाँ से रिलीज होता है, चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन इज द प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ में प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस में बनता है और रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करता है, तो वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। ओके, it's one of a few hormones that exhibit positive feedback loop, meaning that a release lead to action that stimulates even more than release। पता है आपको ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो उसका है ऑक्सीटोसिन देता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेबर के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बढ़ाने का काम करता है, लेबर इंड्यूस कराने का काम करता है। दैट्स वाई ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। आई होप ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पता चल गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अबगार स्कोर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं क्या है अबगार स्कोर, क्यों लेते हैं और क्यों जरूरी है। नाउ ऑप्शंस आर असिस्ट मैटरनल वेलबींग, ऑप्शन बी इवॉल्वेटिंग द न्यूबॉर्न ओवरऑल कंडीशन, ऑप्शन सी डिटरमाइन जेस्टेशनल एज, ऑप्शन डी मेजर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हम किस लिए अबगार स्कोर करते हैं, इवॉल्वेट द न्यू बोर्न कंडीशन। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन। हम इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं अबगार स्कोरिंग में, देखिए ए से देखते हैं हम एक्टिविटी, बच्चा एक्टिव है नहीं है, 3 पॉइंट देखे जाते हैं। ठीक है, पहले में एब्सेंट, उसके बाद में फ्लैग्ड, उसके बाद में एक्टिव, ये सारी चीज़ें देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, पल्स देखते हैं। तीसरा जी से ग्रामेसी, ए से अपेरेंस और आर से रिस्पिरेशन। ओके, इसमें क्या क्या देखेंगे कि पल्स रेट देखेंगे, 100 बीट पर मिनट से ऊपर है तो एक्टिव बच्चा, यदि कम है तो पुअर कंडीशन में है। ग्रामेसी देखेंगे, ठीक है, अपेरेंस देखेंगे और रिस्पिरेशन देखेंगे। अब ये है क्या चीज़, अबगार स्कोर में मैंने वही चीज़ जो बताया वही नीचे लिखा हुआ है। अपेरेंस करना में क्या देखेंगे, स्किन कलर देखेंगे, पल्स में हार्ट रेट देखेंगे, कितनी बीट पर मिनट आ रही है वो देखेंगे। ग्रामेसी में रिफ्लेक्स देखेंगे। आपने देखा होगा बच्चे जब, अभी हम आगे और पढ़ेंगे रिफ्लेक्सेस, उसमें देखेंगे कि जब पैदा होता है तब कौन सा रिफ्लेक्स शो करता है, उसमें रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है, ग्रास्पिंग है कि नहीं है, पकड़ता है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। एक्टिविटी में मसल टोन्स देखेंगे, ठीक है, और रिस्पिरेशन में क्या देखेंगे, ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या में अबगार स्कोरिंग में हम चेक करते हैं। अबगार स्कोर कितने में दिया जाता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में दिया जाता है
सॉरी इसके इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं हम। यदि 7 से 10 के बीच में है तो नॉर्मल है, ठीक है। 7 से यदि 10 के बीच में यदि अबगाव स्कोरिंग आती है तो बच्चा नॉर्मल है। 4 से 6 के बीच में आता है तो मॉडरेटली होता है, और बिलो लो में क्या होता है कि बच्चा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, एबनॉर्मल है, ठीक है। इमिडिएटली केयर की ज़रूरत है। नाउ अबगाव स्कोर किसने डेवलप किया था? तो अबगाव स्कोर डॉक्टर वर्जानिया अबगाव ने बताया था सबसे पहले कि ऐसी भी कोई मेथड है जो न्यूबॉर्न को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। और कब बताया था? 1952 में बताया था। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अबगाव स्कोर किसने डिस्कवर किया था? तो किसने? वर्जानिया अबगाव ने 1952 में। आई होप आपका अबगाव स्कोरिंग पूरा क्लियर हो गया हो। अबगाव स्कोर में 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हम कहते बच्चों को मार्किंग देते हैं। यदि 7 to 10 आता है तो बच्चा नॉर्मल है, 4 to 6 आता है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, और यदि बच्चा बिलो 3 आता है तो सीवियर है। ओके, ये किसने दिया था? वर्जानिया अबगाव ने दिया था। कब दिया था? 1952 में दिया था। और इसमें जो ये आता है क्या है? अपेरेंस देखना है, पल्स देखना है, ग्रामेसी देखना है, एक्टिविटी देखना है और इंस्पिरेशन देखना है, ठीक है। अबगाव का जो फुल फॉर्म है उसमें क्या है? अपेरेंस, पल्स, ग्रामेसी, एक्टिविटी, इंस्पिरेशन, ये 5 चीज़ आपको देखना है। नाउ आई होप आपको समझ में आया हो। और आज से हमारा अबगाव स्कोरिंग पूरा कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट, which position is recommended for a woman in a active labor to optimize fetal position? Option A supine, option B left lateral, option C semi-fowler, option D head and knee position। ठीक है, क्या है? कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन डी हेड एंड नी पोजीशन, ठीक है। हेड थोड़ा ऊपर की ओर होगा और नी हमारे किधर जाएंगे? चेस्ट की ओर होंगे। ओके, हेड एंड नी head and knee position can help a baby modify their position during labor, reduce the pain, and some studies suggest that do not significant impact during delivery। ओके, क्या होगा कि नीचे पोजीशन में क्या होता है कि ये पोजीशन बच्चों को, यानी कहना चाहिए बच्चे को नीचे आने के लिए हेल्प करती है। इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। और जो पेन है डिलीवरी के समय होता है तो वो कुछ हद तक कम हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइसोप स्कोर इन असिसिंग लेबर? ठीक है, रीडनेस क्या है? पर्पस क्या है बाइसोप स्कोरिंग का? देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेजर फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी इवॉल्वेट सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेशमेंट, ऑप्शन सी असिस अम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ऑप्शन डी एस्टिमेट फीटल वेट। नाउ राइट आंसर इज इवॉल्वेट सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। बाइसोप स्कोर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है ड्यूरिंग लेबर, कितना हुआ है, अभी कितना हुआ है, आगे और कितने देर में कितना होगा। चलो देख लेते हैं ये है क्या चीज़। बाइसोप score is the scoring system that assists how read your cervical is for labor and predicts the likelihood of successful vaginal birth। बाइसोप स्कोरिंग, ठीक है। वही जो मैंने बताया वही है कि बाइसोप स्कोरिंग क्या है कि सर्वाइकल डायलिटेशन कितना हुआ ये देखते हैं। यदि सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है तो हम वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। यदि सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो रहा है तो हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। ये चीज़ है बाइसोप स्कोरिंग, यही मेज़र करने को ही बाइसोप स्कोरिंग कहते हैं। अब इसमें कितनी कितनी स्कोरिंग होती है देख लेते हैं। 5 और लेस तो क्या होगा? लेबर इज अनलाइकली टू स्टार्ट वन इट्स ओन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। यदि 5 से कम है तो लेबर इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट कुछ दिनों तक। यदि 6 से 7 है तो इट्स अनलाइकली दैट लेबर विल स्टार्ट सून। यदि 6 से 7 है तो बहुत जल्दी लेबर
हो सकता है। और यदि 8 से ज़्यादा है तो फेवरेबल कंडीशन टू इलेक्टिव इंड्यूस स्पेशली मल्टीपर्पस वुमेन। ओके, मल्टीपेरियस वुमेन। ओके, यदि 8 से ज़्यादा है तो हम लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। यानी बोलते हैं ना नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए सर्वाइकल डायलेटेशन की, तो 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेट होता है तभी हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे भी कि यदि 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है तो हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज लेबर इंड्यूस नहीं करवा सकते थ्रू द वेजाइनल डिलीवरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is characterized by the hypertension, proteinuria and edema during pregnancy? क्या है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक है? हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको क्या बोलेंगे? किस ऐसी कौन सा कहना चाहिए कि डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है जिसमें हमको ये देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन बी प्रीटर्म लेबर, ऑप्शन सी प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन डी प्लासेंटा प्रीविया। नाउ राइट आंसर इज प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या है? हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और एडिमा देखने को मिलेगा, स्पेशली पिटिंग एडिमा। नाउ सिम्टम्स ऑफ, देख लेते हैं इधर ऊपर देख लेते हैं, फिर नीचे मैं आपको पूरा डिटेल में प्री एक्लेम्सिया पढ़ाऊँगी। सीवियर हेडेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्वेलिंग रहेगी फेस पे और हेड पे, वेट गेन होगा, ठीक है। क्या होगा? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, ग्रास्पिंग प्रॉब्लम होगी, नोजिया आफ्टर माइल्ड प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, लाइट देखेंगे, विज़न लूज होगा, ब्लर विज़न होगा, ठीक है। बेली पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, ये सारी चीज़ें प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलेगी। किसके साथ साथ? इसके साथ प्रोटीनयूरिया भी रहेगा, एडिमा भी रहेगा और एक चीज़ और क्या चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को? मैंने और क्या बताया था? एक प्रोटीनयूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइन इन प्री एक्लेम्सिया। नाउ चलिए देख लेते हैं प्री एक्लेम्सिया है क्या चीज़। प्री एक्लेम्सिया इज द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन दैट इन्वॉल्व द हाई ब्लड प्रेशर एंड साइन किडनी और लीवर डैमेज, ठीक है। यदि इसके कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? किडनी और लीवर भी डैमेज हो सकते हैं। प्री एक्लेम्सिया है क्या चीज़? प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। सिम्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार रिविजन करवा देती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन इन यूरिन, सडन सेलिंग इन द फेस, हेड, फीट, ब्लर विजन। मैंने क्या बताया? एडिमा देखने को मिलेगा, तो वही है स्वेलिंग कहाँ कहाँ रहेगी? फेस पे रहेगी, हेड पे रहेगी, फीट पे रहेगी। ब्लर विजन रहेगा, देखने में हेडेक रहेगा, नोसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, पेन इन अपर राइट बेली, शोल्डर पेन रहेगा, ठीक है। सडन वेट गेन होने लगेगा और टर्बल ब्रीथिंग रहेगा। मैंने आपको शुरू में सबसे पहले इसके सिम्टम बता दिए थे, जो वहाँ पे दिख रहे थे डायग्राम में, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या होगा? यूजुअली बीइंग अ 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट ऑल्सो ऑकर विद इन 48 आवर आफ्टर गिविंग बर्थ। ओके, क्या होगा कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। हाउ इट इफेक्ट द बेबी, इसमें बेबी को क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? कैन रिड्यूस द बेबी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ। क्या होगा? यदि आपको प्री एक्लेम्सिया है तो क्या होगा? बच्चे के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, तो बच्चे की ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी? लिमिट में देखने को मिलेगी। आई होप आपको प्री एक्लेम्सिया पूरा समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसकी मेडिसिन भी पढ़ाऊंगी। क्या है, काफ़ी लेंदी हो जाता है तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन लिया है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मेथड फॉर एडमिनिस्टर विटामिन के टू अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिसीज़। तो क्या है विटामिन के हम किस मेथड से एडमिनिस्टर करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को? किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं? हेमोरेजिक डिसीज़ से।
तो ऑप्शन ए इंट्रावीनस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी सबकुटेनियस इंजेक्शन। नाउ राइट आंसर इज इंट्रामस्कुलर। विटामिन के हमेशा IM दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary purpose of leopard manure during prenatal care? तो क्या है प्राइमरी पर्पस, क्या है लियोपोर्ड मैन्यूअर का? हम लोग जब प्रीनेटल चेकअप करते हैं तो उसमें लियोपोर्ड मैन्यूअर हम लोग असिस्ट करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है चलिए देखते हैं। असिस्टिंग द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी डिटरमाइन द फीटल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी मेजरिंग द फंडल हाइट, ऑप्शन डी determining amniotic fluid volume. Now right answer is determine the fetal position and presentation। देखिए ये जो है लियोपोर्ड मैन्यूअर है, इस टाइप से परफॉर्म करते हैं, बच्चे की पोजीशन देखते हैं एंड प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम में दिख रहा है, फिर भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या क्या चीज़ का देखेंगे बच्चे की, फंडल ग्रिप देखेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड देखेंगे, पाउलिक ग्रिप चेक करेंगे, पेल्विक ग्रिप चेक करेंगे, लियोपोर्ड मैन्यूअर चेक करेंगे। सो लियोपोर्ड मैन्यूअर है क्या चीज़? लियोपोर्ड मैन्यूअर आर द नॉन इन्वेसिव टेक्निक यूज बाय द डॉक्टर एंड मिडवाइफ to assess the position, size and engagement of the fetus in the third trimester of the pregnancy. The manure is the name of the Christian Gerhard Leopold, a German OBG who promoted their use in late 19th century. Okay, क्या है लियोपोर्ड मैन्यूअर? एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के समय में पोजीशन, साइज एंड एंगेजमेंट पता करने के लिए पता करते हैं। ठीक है, असिस्ट करते हैं। ये इसको किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था? तो जर्मन जो गायनेकोलॉजिस्ट है क्रिस्टियन गेरहार्ड लियोपोल्ड ने किनको इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम है लियोपोर्ड मैन्यूअर। और कब किया था? 19th सेंचुरी में किया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड लियोपोर्ड मैन्यूअर क्या होता है। अब इसकी स्टेप देख लेते हैं। इसके 4 स्टेप होते हैं। एक होता है फंडल ग्रिप, सेकंड अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड पाउलिक ग्रिप, नेक्स्ट पेल्विक ग्रिप। ये क्या है? इसकी स्टेप्स है जो मैंने ऊपर सबसे पहले डायग्राम दिखाया ना, वो यही सारी चीज़ थी। फंडल ग्रिप थी, अम्बिलिकल ग्रिप था, पाउलिक ग्रिप था, पेल्विक ग्रिप था। देखिए ये जो है, देखिए इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये देख लीजिए, सेकंड मैन्यूअर, फर्स्ट मैन्यूअर, थर्ड मैन्यूअर, फोर्थ मैन्यूअर। ठीक है, पहली क्या है? फंडल है, दूसरी क्या है? अम्बिलिकल है, तीसरी क्या है? पेल्विक है, और क्या? पाउलिक ग्रिप है। वो तीनों हैं वहाँ पे, चारों स्टेप वहाँ पे दी हुई है। नाउ क्या है नेक्स्ट? ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ लियोपोर्ड मैन्यूअर 63 to 88%। ओके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? ये कितने हद तक ठीक हो सकता है, यानी कि जितना असिस्मेंट है जो कहना चाहिए लियोपोर्ड मैन्यूअर का जो असिस्मेंट है वो 63 to 88% तक राइट आता ही आता है। ओके, लियोपोर्ड मैन्यूअर important, they help to determine delivery will be complicated or if cesarean section is necessary. However, ultrasonography is gold standard confirm for fetal presentation। क्या होगा? सोनोग्राफी करके तो हम लोग बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, लेकिन लियोपोर्ड मैन्यूअर एक और ऐसी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कहना चाहिए डिलीवरी है वो नॉर्मल हो पाएगी, वेजाइनल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कि हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। ये चीज़ है। और इसके एक्यूरेसी होने के कितने परसेंटेज है? 60 to 88%। सोनोग्राफी में तो हमको 100% पता चल जाता है, लेकिन इसके कितने परसेंटेज है? 60 to 88%। आई होप आपको लियोपोर्ड मैन्यूअर पता चल गया होगा। और ये जो इसकी कहना चाहिए स्टेप्स है, फंडल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, पाउलिक ग्रिप और पेल्विक ग्रिप, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पोस्टपार्टम केयर? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ, ऑप्शन बी
monitor vaginal sign. Option C, assessing maternal and newborn well-being. Option D, assessing with breast feeding. तो क्या है पोस्टपार्टम केयर, क्या होती है, हम लोगों को पता करना है कि आफ्टर डिलीवरी जो रोल ऑफ मिडवाइफ है पोस्टपार्टम केयर में क्या क्या करेंगे। असेसिंग मैटरनल एंड न्यू बोर्न वेल बीइंग। पोस्टपार्टम केयर में क्या क्या आता है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पोस्टपार्टम केयर है क्या चीज़। पोस्टपार्टम केयर इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द मदर एंड बेबी, ठीक है, एंड इट्स अ हेल्प टू असिस्ट द नंबर ऑफ इशू, ठीक है। पोस्टपार्टम केयर में क्या है, हम मम्मी और बेबी दोनों की केयर करेंगे और दोनों को असिस्ट करेंगे। इसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। पोस्टपार्टम केयर टू हेल्प एड्रेस द एनी एवियस adverse effect to giving birth such as the bleeding, pain, infection and blood pressure. आफ्टर बेबी के होने के बाद में आप लोग जब भी मेडिकल वार्ड में उसमें जाओगे, गायनिक में जाओगे, लेबर रूम में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग चेक करते हैं, इन्फेक्शन चेक करते हैं, पेन चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये सारी चीज़ होती है पोस्टपार्टम केयर में। नाउ इमोशनल हेल्थ में क्या है, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहेगी, थकी हुई रहेगी, तो हम लोगों को क्या है, इमोशनल सपोर्ट करना है, ठीक है। फिजिकली और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट होने में माँ को थोड़ा टाइम लगता है, तो हमको क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्योंकि कई माएँ होती है कि जैसे डिलीवरी के बाद में डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है, तो वो ना हो इसीलिए फैमिली सपोर्ट दिया जाता है और हमको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना होता है। नाउ नेक्स्ट फीडिंग, बोलते हैं यदि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको आधे घंटे के अंदर फीड करवाना है, और सिजेरियन हो तो जब भी होश आए, और सिजेरियन के बाद 1 घंटे में आए, जब भी आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं 1.5 घंटे में आए, तब आपको फीडिंग करवानी है। क्या है, बर्थ कंट्रोल में क्या आएगा, पोस्टपार्टम केयर हेल्प टू एक्सप्लेन द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन रिकमेंडेड मदर दैट अवॉइड फॉर द मदर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग नीडी। क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में माँ को बताना है कि अगले 3 साल तक आप दूसरा बच्चा ना करें, फॉर द आपको मेंटली एंड फिजिकली आपकी बॉडी को दूसरे बच्चे के लिए प्रिपेयर होना है, तब आप दूसरा बच्चा कंसीव करेंगे, ये चीज़ बताना होता है। और नहीं हो तो उनको बताना है या तो पिल्स लीजिए, या तो आप कॉपर टी लगवाइए, या कोई भी फैमिली प्लानिंग की एक मेथड को आप चूज़ कीजिए। नाउ क्या है, पेल्विक फ्लोर हेल्थ, क्या करेंगे इसमें, पोस्टपार्टम केयर कैन बी हेल्प टू पेल्विक फ्लोर मसल्स थिकनिंग दैट आल्सो नोन एज कीगल हेल्प टू कंट्रोल द ब्लडर। ओके, क्या है, आफ्टर बर्थ उसको कीगल एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आप फिर से अपनी जो कहना चाहिए कि प्री लेबर कंडीशन में जो कैसे पहले जो प्रीवियस नॉर्मल जो उसमें कैसे आ सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। कम्युनिटी सपोर्ट देना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएगी, थर्ड स्टेज ऑफ पोस्टपार्टम केयर में आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रीनेटल विजिट अ वुमन एट 32 weeks of gestational complaints of the sudden severe abdominal pain, vaginal bleeding. What is the complication should the midwife suspect? एक 32 वीक की प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसके पास में वो विज़िट करने आई है प्रीनेटल के लिए, लेकिन वो कंप्लेंट क्या बता रही है कि उसको सडन और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो ये क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लासेंटा एब्रप्शन, ऑप्शन बी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी यूट्राइन रप्चर। नाउ राइट आंसर इज placenta abruption. Placenta abruption is the series of complications that occur when the placenta separates from the uterus wall before the baby birth. Okay, abruptive placenta या placenta abruption क्या है
कि बेबी के बर्थ होने से पहले ही प्लासेंटा बर्थ जो हमारा यूट्राइन वॉल है उससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा एब्रप्शन। ओके, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, डेंजरियस लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या देखने को, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, इसी के साथ साथ आपका एब्रप्टिव प्लासेंटा का जो टॉपिक है वो भी मैं कंप्लीट करते चल रही हूँ। रिस्क फैक्टर क्या क्या देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ देखने को मिलेगा, स्मोकिंग, किन किन वजहों से ये हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनको भी हो सकता है, जिनको डायबिटीज़ है उनको होगा, जो मदर प्रेगनेंसी के समय स्मोक करती है उसको हो सकता है, कोकीन और अल्कोहल लेती है उनको भी हो सकता है, इंजरी टू मदर कहीं गिर गई या कुछ और इंजरी हो गई तो उससे हो सकता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी वालों को भी ये चांसेस होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, depend on the severity of the condition, can range a bed rest to emergency and C section। क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है कि उस समय कौन सी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम सिचुएशन ट्रीटमेंट देंगे, या तो हम फुल्ली बेड रेस्ट बता देते हैं, ब्लीडिंग नहीं हुई है या फिर ऐसा है कि हम इसको आगे खींच सकते हैं तो हम उसको प्रॉपर बेड रेस्ट में डाल देंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो इमिडिएटली सी सेक्शन करके बेबी पुल आउट कर लिया जाता है। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, What is the purpose of the biophysical profile in antenatal assessment? ठीक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल असिसमेंट का एंटीनेटल असिसमेंट में क्या पर्पस है, ये चीज़ है। ऑप्शन ए असिस द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी इवॉल्वेट अम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ऑप्शन सी डिटरमाइन फीटल वेलबींग, ऑप्शन डी estimate gestational age। Now right answer is determine fetal well-being। Biophysical profile is a painless, non-invasive test that assists the health of fetus during pregnancy। ओके, बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या है, इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, ये नॉन इन्वेंसिव पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें हम चेक करते हैं प्रेगनेंसी के समय बच्चा ठीक है, फिटस ठीक है या नहीं है। नाउ क्या है इसमें क्या क्या हम लोग चेक करेंगे, a BPP measure that fetus heart rate, breathing, movement, muscle tone and amniotic fluid। Sometime with considered about BPP include क्या करेंगे, BPP are not reliable before the 32 week of pregnancy। ओके, बीपीपी में हम क्या चेक करते हैं, बच्चे की जो फिटस है फिटस की हार्ट रेट चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करते हैं, मूवमेंट चेक करते हैं, मसल टोन चेक करते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड कितना है ये चेक करते हैं। ये कब हम यूज़ करेंगे, आफ्टर द 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसके पहले हम इसको चेक नहीं कर सकते। पीपीपी इज हैव अ हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट रैपिडली अप टू 60%। ओके, इसके सही होने के कितने चांसेस है, 60%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको पीपीपी पूरा समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वुमेन विथ अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन what type of delivery is generally considered for subsequent pregnancies if the previous cesarean was low transverse। ओके, ये एक वुमेन है आपके पास, ये हिस्ट्री लेके आई है कि उसका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो हम लोग वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसके लिए क्या प्लान बनाएंगे। तो ऑप्शन ए विजाइनल बर्थ आफ्टर द सिजेरियन, ऑप्शन बी इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन सी फोर्स असिस्ट डिलीवरी, ऑप्शन डी वैक्यूम extraction। Now right answer is vaginal birth after cesarean
ठीक है। पहले यदि सिजेरियन हो गया है, उसके बाद में भी यदि हमको डिलीवरी करवाना है तो हम उसको नॉर्मल करने के लिए पहले पुश कर सकते हैं। यदि देर नहीं होता है तो हम उसको सिजेरियन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कि vaginal birth after a cesarean section is a vaginal delivery after the previous C-section. Okay, VBAC is a safe option to many women to their babies, but there are रिस्क इन्वॉल्व। ओके, ये क्या है, हम वेजाइनल डिलीवरी करवाने की सलाह तो दे सकते हैं, ये सेफ तो है, लेकिन कभी कभी क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक सी सेक्शन हो रखा है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो कंसिडरेशन हम लोग देख लेते हैं। देयर आर सम थिंग्स टू कंसिडर्ड अबाउट VBAC। क्या है, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, क्या क्या उसमें कंसिडरेशन होगा। सक्सेस रेट, इसके सक्सेस रेट कितने हैं, 75%। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सक्सेस, अब क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इज इंक्रीज दैट अ लाइकहुड ऑफ सक्सेसफुल VBAP इंक्लूड, क्या क्या चीज़ है। हैव हैड प्रीवियस वेजाइनल बर्थ, ठीक है। हैव अ नेचुरल शॉर्ट अ लेबर, हैविंग अ BMI लेस देन 38 बुकिंग। ओके, ये सारी चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करती है ना। रिस्क क्या क्या है इसमें। There are greatest risk of adverse outcome of VBAC attempt to result in emergency C-section. ओके, हमको VBAP करने की ज़रूरत तो है, हम करने की सोच तो वह कर सकते हैं, लेकिन क्या है हमको C-section के लिए हमेशा तैयार रहना है। The risk of uterine rupture about 1 in 200 फॉर प्लान्ड VBAP, ठीक है। यदि हम प्लान कर रहे हैं VBAC तो क्या है 200 डिलीवरी में किसी एक के यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बेनिफिट क्या क्या है देख लेते हैं। सम बेनिफिट ऑफ VBAP क्या है, रिड्यूस द चेंज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, फास्टर रिकवरी होती है, लेस ब्लड लॉस होता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, ब्लड लॉस कम होगा, फास्टर रिकवरी होगी और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor is not a cesarean for the diagnosis of prolonged latent phase in labor। ओके, कौन से फैक्टर है जो डायग्नोज नहीं कहते, क्या है इसमें, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलिटेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर हावर, ऑप्शन बी इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मैटरनल एक्सुकेशन, ऑप्शन डी फीटल डिस्ट्रेस। नाउ राइट आंसर इज फीटल डिस्ट्रेस। अब फीटल डिस्ट्रेस है क्या चीज़ देख लेते हैं और किस किस वजह से होता है। द साइन दैट अ fetus is not well, such as the abnormal heart rate, decreased variability in the heart rate। ओके, फीटल डिस्ट्रेस है क्या चीज़ कि बच्चा सही नहीं है, बच्चे की हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है और वेबिलिटी यानी कि उसके जिंदे रहने के चांसेस कम हो रहे हैं, हार्ट रेट कम हो रही है, उसी को फीटल डिस्ट्रेस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, नॉट एक्सयूज सच एज द ऑक्सीजन, सच एज अ प्रॉब्लम विथ अ प्लासेंटल एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम कंट्रैक्शन दैट आर टू स्ट्रॉन्ग टू क्लोज टुगेदर। ओके, क्या हो रहा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड उसमें क्या बच्चे में है, बच्चे तक है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्लासेंटा भी हो सकता है प्रॉब्लम और अम्बिलिकल कॉर्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके क्या क्या साइन है, हार्ट रेट लो हो जाएगी, डिक्रीज वेबिलिटी होगी, एबनॉर्मल हार्ट रेट रहेगी, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, इसके ये साइन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, नियोनेटल ब्रेन इंजरी हो सकती है और क्या हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। आई होप आपको फीटल डिस्ट्रेस पूरा समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्सन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलिटेशन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए cervical dilatation and effacement, option B delivery of the baby, option C expulsion of the placenta, option D engagement of fetal head।
नाउ राइट आंसर इज सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है एंड इफेसमेंट आपको देखने को मिलता है। अब फर्स्ट स्टेज की भी 3 फेज होती है, जिस जो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इनिशियल फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, आप इस डायग्राम में क्लियर भी देख ले सकते हैं कि जो लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें भी क्या होगा, 3 स्टेज होगी, इनिशियल या लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है क्या, चीज देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो नोन एज डायलेशन स्टेज इज when the cervical open to allow the baby to pass through into the pelvic. It is usually to largest stage in labor and involve 3 phases। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लेबर क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की वो क्या है, डायलिटेशन स्टेज है। इसमें क्या होते हैं, अदर 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। इसमें क्या क्या चीज़ होगा, द सर्वाइकल थिन एंड डायलेट्स टू 3 सेंटीमीटर वेन कैन द टेक हावर्स डे अ वीक। दिस इज यूजुअली द लेटेंट पेनफुल पार्ट ऑफ लेबर। ओके, क्या है, ये बहुत ही शुरुआती स्टेज है। इसमें क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और इसमें क्या है कि मैं जो कहना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी से जो लेबर में चल रही है उसको बहुत टाइम लगेगा, अभी यानी कि शुरुआत ही हुई है लेबर की। अब दूसरी क्या है कि इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होगा, 7 to 8 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, पेनफुल होंगे। ठीक है, ऑकरिंग ये भी 3 to 4 मिनट में होंगे। क्या होगा, सर्वाइकल जो एक्टिव फेज है इसमें क्या होगा, 7 से 8 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, पेनफुल होंगे और कितने कितने मिनट में आएंगे, 3 से 4 मिनट में आएंगे। और क्या होगी, लास्टिंग क्या होगी, 30 to 60 सेकेंड में होगी। पता है, 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में तक जाएंगे ये पेन। जैसे पेन उठता है तो 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फेज कौन सी है, ट्रांजिशनल फेज, जिसमें क्या होगा, सर्वाइकल फुल डायलिटेशन हो जाएगा, 8 to 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। और इसमें क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, शो होने लगेगा। ठीक है, और वाटर ब्रेकिंग हो जाएगा। ये यहाँ तक कौन सी है, फर्स्ट स्टेज रिकवर करती है। ओके, फर्स्ट स्टेज कहाँ तक जाती है, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। और क्या होगा, शो होने लगेगा, यानी कि हमको बेबी दिखने लगेगा। और क्या होगा, वाटर ब्रेकिंग हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is characterized by the excessive vomiting during pregnancy and proteinally leading to dehydration and electrolyte imbalance? Okay, क्या है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है प्रेगनेंसी के समय में जिसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन बी हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी एटोपिक प्रेगनेंसी। नाउ राइट आंसर इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। अब ये है क्या चीज़, हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम? Hyperemesis gravidarum is the medical term for severe nausea and vomiting during pregnancy. हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम है क्या चीज़, प्रेगनेंसी के समय में बहुत ज़्यादा नोसिया और वोमिटिंग होना ही HG या हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम कहलाता है। इट इज़ द मोर एक्सट्रीम देन द मॉर्निंग सिकनेस विच अ माइल्ड नोसिया वोमिटिंग दैट यूजुअली अकर। क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है, मॉर्निंग। इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, नोसिया देखने को मिलती है और वोमिटिंग देखने को मिलती है। ओके,
Hyperemesis gravidarum can be lead to dehydration, weight loss and electrolyte imbalance. यदि hyperemesis gravidarum होगा तो क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा. ओके, इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे? वोमिटिंग मोर देन 3 टाइम देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ कॉन्शसनेस डिजीनेस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हाइपर फेक्शन देखने को मिलेगा, डिस्जीनिया देखने को मिलेगा, डिक्रीज जस्टेशनल डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा और मूड चेंज देखने को मिलेगा. ये सारे क्या है? सिम्टम्स है. क्या क्या होंगे? वोमिटिंग, डिजीनेस, एक्सेसिव स्लाइवेशन, फटीग, वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हाइपरफंक्शन, डिसजीसिया, मूड चेंज. ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा. अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या करेंगे? मेडिसिन प्रिवेंट करेंगे नोसिया वोमिटिंग के लिए और हर्बल मेडिकेशन देंगे. ओके, हर्बल मेडिकेशन देंगे या जैसे कि बोलते कुछ चबाने से मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है ना, उस टाइप की मेडिसिन. ये सारी चीज़ें हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में आएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर? क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट, ऑप्शन बी डिलीवर्ड ऑफ द बेबी, ऑप्शन सी एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा, ऑप्शन डी एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड. नाउ राइट आंसर इज डिलीवरी ऑफ बेबी. सेकेंड स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज कहाँ पे ख़त्म होती है? 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन में ख़त्म होती है. तो ऑब्वियसली उसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी आपकी? ये आपका देखिए फर्स्ट स्टेज में ऊपर चल रही है, फिर सेकेंड स्टेज है. इसमें क्या होगा? बच्चा डिलीवर हो चुका होता है. सेकेंड स्टेज में बच्चा डिलीवर हो जाता है. ये कितने देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे आते हैं? कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 60 to 90 सेकेंड के, यानी कितने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं. बेबी की क्राउनिंग होती है और बेबी डिलीवर हो जाता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीटल पोजीशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन ऑब्टेन फॉर अ वेजाइनल डिलीवरी? क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीपुट एंटीरियर, ऑप्शन बी ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ऑप्शन सी ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी ब्रिज प्रेजेंटेशन. ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें कॉमनली वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो बहुत ही फेवरेबल है? नाउ इट इज़ द ऑक्सीपुट एंटीरियर. ओके, देखिए डायग्राम है, इसमें आपको देख रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. ओके, अब ऑक्सीपुट एंटीरियर है क्या चीज़? ऑक्सीपुट एंटीरियर इज द मेडिकल टर्म टू रिफर्ड बेबी पोजीशन इन द होम ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी. वही चीज़ जो मैंने बताया, ऑक्सीपुट एंटीरियर इज द फेवरेबल पोजीशन दैट टू इंड्यूस लेबर और डिलीवरी. इसमें पोजीशन में क्या होगा कि बच्चे का हेड डाउनवर्ड होगा, फेस ऑफ मदर के साइड में होगा, फेसिंग टू मदर बैक होगा. ओके, चिन कैसा होगा? द बेबीज चिन टच्ड टू इनटू द चेस्ट. ओके, हेड कैसा होगा? द बेबी हेड इज द स्लाइटली ऑफ सेंटर विद द बैक ऑफ द हेड फेसिंग एट द राइट साइड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मिडवाइफरी ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? हमने ऑलरेडी 2 स्टेज उधर पढ़ चुके हैं, ये थर्ड स्टेज है, इसीलिए आज की क्लास थोड़ी लेंदी जा रही है क्योंकि इसमें तीनों स्टेजेस ऑफ लेबर मैंने कवर करने की कोशिश किया है. थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है, डिटेल में तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि एक एक जो स्टेज है वो कम से कम एक एक क्लास की होती है यदि आप डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. यदि आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं डीप में ज़रूर पढ़ाऊँगी क्योंकि एक एक स्टेज एक एक क्लास की जाती है. तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए मॉनिटरिंग मैटरनल वाइटल साइंस, ऑप्शन बी फैसिलिटिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ, ऑप्शन डी असिस्टिंग विथ द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा. नाउ राइट आंसर इज
असेसिंग विथ द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन 10 सेंटीमीटर जाता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बेबी डिलीवर होता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लासेंटा आउट होता है। अब इसमें रोल क्या क्या है मिडवाइफ का, मॉनिटरिंग द प्रोसेस, ठीक है, हमको प्रोसेस को मॉनिटर करना है कि प्लासेंटा हाफ आवर के अंदर बाहर आया है या नहीं आया है, ठीक है, आफ्टर बर्थ ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, बेबी को चेक करेंगे, बेबी सही है या नहीं है, ठीक है। ये सारी जो हम पढ़ते हैं ना, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है या बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद में ये बहुत जल्दी 1 से 5 मिनट की प्रोसीजर है, पढ़ने के लिए इतनी सारी है, लेकिन क्या है कि इधर अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना, उधर बेबी को क्लीन करना, बेबी की पोजीशन चेक करना, सक्शनिंग करना, ये बहुत ही फास्ट काम करना होता है। नाउ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ओके, फिजिशियन को बताना है, फिजिशियन चेक करेंगे, ओके। इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, फिर सपोर्टिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, डिस्कस चॉइस देना है, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है इसमें, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बता दे रही हूँ कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि हमको प्लासेंटा डिलीवर हुआ है कि नहीं चेक करना है, प्लस हमको अपने बेबी की वेलबींग चेक करना है। आफ्टर 30 मिनट यदि माँ सेटल हो जाती है तो सेटल होने के बाद में माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना है। इट इज़ द मोस्ट थिंग ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of the non-stress test in the antenatal assessment? नॉन स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन ए इवॉल्वेट फीटल एनाटॉमी, ऑप्शन बी असिस्ट फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ऑप्शन सी डिटरमाइन द amniotic fluid, ऑप्शन डी मॉनिटर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नाउ राइट आंसर इज असेसमेंट ऑफ फीटल हार्ट रेट एंड वेरिएबिलिटी, ओके। नॉन स्ट्रेस टेस्ट है क्या चीज़, non-stress test is the safe and painless prenatal test to monitor the health and unborn baby, to measure a baby heart rate and how it responds to movement and contraction, okay। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है, एक पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, बेबी के हार्ट रेट चेक करते हैं और बेबी की वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाइट्रोजन टेस्ट ड्यूरिंग द लेबर, ऑप्शन ए assessing the fetal heart rate, option B confirming the rupture of membrane, option C monitoring uterine contraction, option D evaluating cervical dilatation. Now right answer is कन्फर्म द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये टेस्ट कब किया जाता है, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तब, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, रप्चर मेम्ब्रेन। पीएच इसमें चेक किया जाता है 6.5 to 7.5 होना चाहिए। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट क्या आता है, नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, ठीक है। Purpose is used to measure the vaginal pH and estimate mother determine the amniotic fluid has the rupture. The pH is used to determine the fluid represent amniotic fluid of vaginal fluid. Okay, क्या होता है इस टेस्ट का पर्पस, क्या होता है, वजाइनल फ्लूइड को जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है तो अमनेटिक फ्लूइड को चेक करना ही इस टेस्ट का पर्पस होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आज के ये जो हमारी फर्स्ट क्लास थी मिडवाइफरी की, ऐसे करके हम सारी मिडवाइफरी एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये जो क्लास है बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लास आप लेकर आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।